देखो पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ की पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा, उसके लिए तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें समझना है कि क्या क्या है, क्योंकि जेनेटिक कोड जो होता है ना, उसका जो साइलेंट फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो कोड कैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक हम एनसीईआरटी में वो डायग्राम दिखाएंगे, सामने तुम एनसीईआरटी रखना, क्योंकि वो डायग्राम हम उसी में समझाएंगे। फ्लो चार्ट भी बना देंगे कि कैसे कहाँ कौन किसके साथ मैच हो, क्योंकि जेनेटिक कोड में मेन क्या है कि चलो कोडिंग पता होना चाहिए कि किसके कौन सा कोड किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कुछ है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, देखो जेनेटिक कोड है क्या। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सेंट्रल डोग्मा के बारे में समझना पड़ेगा। हम पहले भी ये चीज बताए हैं, सेंट्रल डोग्मा है क्या, कोई बता सकता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। ठीक है, तो ये एक तरह का चेन है, जो कि एक तरह का प्रोसेस है, जो कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एंड आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीन को अगर एक्सप्रेस कराना है तो ये प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। और कोई भी जीन में अगर एक्सप्रेशन सर होता है वीडियो तो पॉज हो गया सर। वीडियो पॉज हो गया, एक सेकंड। वीडियो तो ठीक चल रहा है जी, वीडियो तो ठीक चल रहा है, देखो। हाँ सर अब आ गया। ठीक है, चलो। तो हम जेनेटिक कोड बता रहे थे क्या है, कि सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस जाते हैं। तो हम बता रहे हैं कि सेंट्रल डोग्मा, ये सब कोई जानते हो, ये पहले बता चुके हैं। ये डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो होता है किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एबल है, बट प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, एमाइनो एसिड। क्या चाहिए, एमाइनो एसिड। और यहाँ पे जो एमाइनो एसिड होता है वो कोडिंग के थ्रू हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोडिंग के थ्रू, जैसे मान लो हम एक नॉर्मल सा कोड ले रहे हैं, यूजीजी। ठीक है, मान लो ये कोई एक एमाइनो एसिड के लिए, जैसे सपोज सॉरी, जैसे मान लो एयूजी तुम लोग पढ़ा है पिछले क्लास, कोडोन एंड एंटी कोडोन जो पढ़ा है, सेंस कोडोन एंड नॉनसेंस कोडोन, या फिर एंटी कोडोन जो पढ़ा है, जैसे एयूजी, तो ये कौन से एमाइनो एसिड के लिए, मिथियोनिन एमाइनो एसिड के लिए। अब ये जो एयूजी बनता है ये किससे बनेगा, तो नाइट्रोजन बेस। अब बताओ नाइट्रोजन बेस कितना, नाइट्रोजन बेस कितना, 4, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये होता है। ठीक है, और टी के जगह पे यू भी हो सकता है, ये हम लोग जान रहे हैं। और यही जो होता है टोटल 64 कोडोन बनाता है, और ये 64 कोडोन मिलके एक 20 अमाइनो एसिड का, ये कोडोन मिलके 20 अमाइनो एसिड बनता है। यही अमाइनो एसिड क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है। फिर ये क्या करेगा, अपना फंक्शनिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, आराम से समझना, कोई इसमें प्रॉब्लम मतलब नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि जेनेटिक कोड के बाद हम लोग सीधा जाएंगे लैकोपेरोन में, फिर लैकोपेरोन के बाद फिंगरप्रिंटिंग खत्म हो जाएगा। तो आराम से समझना। ठीक है, कहाँ है क्या है, नहीं समझ में आया एकदम डायरेक्ट बोलना सर नहीं समझ में आया, तो हम क्या यहाँ पे बता रहे थे, इसको नोट नहीं करोगे। हम नोट करने के लिए हम अच्छे से इसको लिखेंगे। ठीक है, नोट्स नहीं लिखाएंगे, मतलब पॉइंट वाइज जो है वो हम लिखवाएंगे, तो तुमको आसानी होगा समझने में। तो हम सबसे पहले बताएं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो जेनेटिक कोड के लिए हम लोग को सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा समझना होगा। और सेंट्रल डोग्मा क्या है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन करना हो, प्रोटीन क्या होता है, ये 20 अमाइनो एसिड का एक कंबाइंड फॉर्म है, क्योंकि ट्रांसलेशन में हम लोग यही पढ़े हैं कि प्रोटीन जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई भी कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। और प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड जो होता है वो कोडॉन में होता है, जेनेटिक कोडॉन या जेनेटिक कोड जो बोलता है उसमें होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड या जेनेटिक कोडॉन। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो, जैसे मान लो 20 अमाइनो एसिड है, तो मान लो 20 अमाइनो एसिड में एक ये है क्या, ये हमारा क्या है, मिथियोनिन, इट इज अमाइनो एसिड। और अगर इसको बनाना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ये 3 का कोड चाहिए, ये 3 का। जैसे मान लो हम बताए एयूजी, एयूजी एयूजी एक ऐसा कोड है जो कि मिथियोनिन अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो कोड बन रहा है किससे बन रहा है, तो नाइट्रोजन बेस पेयर से बन रहा है। किससे बन रहा है, नाइट्रोजन बेस पेयर से। इसी को बोलते हैं जेनेटिक कोडॉन। क्योंकि जब तक जीन का कोडॉन नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग के बॉडी में
कौन सा प्रोटीन क्या कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, वो नहीं पता चल सकता है। तो जैसे तुम लोग 10th में पढ़े भी होगे कि आखिर कैरेक्टर या फिर आखिर जो जीन होता है या डीएनए होता है वो कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करता है। तो वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोटीन जो होता है वो कैरेक्टर को और या फिर किसी के फंक्शन को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि जीन अगर है तो वहां प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनाने के लिए हमको अमीनो एसिड चाहिए, और ये अमीनो एसिड के लिए किसका जरूरत पड़ता है, कोडोन का। किसका जरूरत पड़ता है, कोडोन का। समझ में आया? रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, ठीक है, रिप्लाई जरूर करो कि हाँ सर समझ में आया, आगे बढ़ना है। ठीक है, हम क्या बता रहे थे कि प्रोटीन है मेन, प्रोटीन बनता है किससे, अमीनो एसिड से, और ये अमीनो एसिड कैसे बनेगा, ये बनेगा कोडोन से। मान लिया जाए एक एग्जांपल हमारा बोल रहे हैं मिथियोनिन, जो कि एक अमीनो एसिड है, और इसके लिए जो कोडोन, जो कोड यूज हो रहा है, सॉरी जो अमीनो एसिड हो रहा है वो एक तरह का एक ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट फॉर्म में है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोडोन, और इसी से सारा कुछ जो है, सारा प्रोटीन, सारा अमीनो एसिड जो होता है वो फॉर्म करता है, और कैरेक्टर या फिर जो भी उसका फंक्शनिंग है वो मेंटेन कर सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो सबसे फर्स्ट में हम क्या बताए कि अगर प्रोटीन बनाना है तो हमको क्या चाहिए, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बनाना है, और अमीनो एसिड अगर बनेगा तो अमीनो एसिड अगर बनाना है तो उसके लिए कोडोन बनाना है, आई मीन कोडोन चाहिए। और कोडोन के लिए सॉरी कोडोन अगर बनाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है नाइट्रोजन बेस। क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पेयर, नॉर्मली नाइट्रोजन बेस पेयर। तो ध्यान रखना कि नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो कोडॉन बनाता है, और वो कोडॉन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और वही अमीनो एसिड फर्दर 20 अमीनो एसिड एक साथ कनेक्ट होगा तो वो क्या बना देगा, क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। और प्रोटीन का जो फंक्शन है समझ में आ रहा है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा में अल्टीमेटली हम लोग प्रोटीन से जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ट्रांसलेशन का ही पार्ट है, क्योंकि आरएनए से जब प्रोटीन जाता है तो प्रोटीन कैसे बनता है, क्या बनता है, इसके लिए जेनेटिक कोडोन का यूज होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो इसका कुछ हिस्ट्री है जो कि एनसीईआरटी में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में ये जो कोडॉन हम लिख रहे हैं, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में, ट्रिपल फॉर्म में, आई मीन 3 अमीनो एसिड का मिलके कोडॉन बनता है, इसीलिए उसको ट्रिपलेट फॉर्म में रखा गया, आई मीन ट्रिपलेट फॉर्म में देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो सबसे फर्स्ट में ये जो कैरेक्टर है कोडॉन वाला, ये कैरेक्टर सबसे फर्स्ट में कौन देखा था, साइंटिस्ट। तो वो साइंटिस्ट का नाम है, ये एनसीईआरटी में भी है, इसको देखें, जॉर्ज गेमो, जॉर्ज गेमो, जॉर्ज गेमो, ये एनसीईआरटी में है। चलो हम तुमको एनसीईआरटी भी दिखाते हैं, वहां पे लिखा है। लेकिन वो ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हमको अमीनो एसिड चाहिए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोडॉन चाहिए। ठीक है, और यही कोडॉन जो होता है ये कौन ऑब्जर्व किया, जॉर्ज गेमो, ये एनसीईआरटी में है, इसको ध्यान से पढ़ना, तुमको समझ में आएगा। अब देखो जॉर्ज गेमो ये ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन इसको प्रूफ कौन किया, तो 3 साइंटिस्ट है जो इसको प्रूफ किया। क्या है, 3 साइंटिस्ट है जो इसको प्रूफ किया। तो सबसे पहला जो प्रूफ किया, जो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम है वो है डॉक्टर कोई खुराना है, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना है सबसे पहला साइंटिस्ट। ठीक है, बस समझो, इसका हम नोट करा देंगे। दूसरा है मार्शल नैनबर्ग। ठीक है, और लास्ट में है तुम्हारा सिवेरो और ओकोवा। ठीक है, OCHOA, ओकोवा। तो सबसे फर्स्ट में कि ये जो कैरेक्टर, ये जो ऑब्जर्वेशन देखा, कौन देखा, जॉर्ज गेमो ने, और ये इस चीज को, इसको जो प्रूफ करने का काम किया ये तीनों साइंटिस्ट मिलके किया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्शल नैनबर्ग एंड सेवेरो ओकाओ। इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रूफ नहीं देता तो इसका बात गलत हो जाता। ठीक है, ये चीज है, कुछ कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग जब इसका साइलेंट फीचर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को यही देखना है कि साइलेंट फीचर में जो कॉमन है वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोजोआ है, ये एनसीईआरटी में भी है, देखना उसमें लिखा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि साइलेंट फीचर से क्वेश्चन पूछता है, और साइलेंट फीचर जेनेटिक कोड का हमेशा तुम्हारा एकेडमिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो है वो मेडिकल में भी है। तो वहां पे कुछ कुछ है वो आगे हम बता रहे हैं। ऐसे अभी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वहां पे भी डीएनए बनता है, वहां पे भी कोड वगैरह होगा। दूसरा है तुम्हारा प्रोटोजोन्स, वहां पे कुछ कुछ है जो एक्सेप्शन है, जो ऐसा रीड नहीं किया गया, तो साइलेंट फीचर में समझेंगे। इसको समझ में आए,
सबसे फर्स्ट में प्रोटीन कैसे जेनेटिक कोड करता है समझ में आ गया। इसको कौन ऑब्जर्व किया था फर्स्ट, तो जॉर्ज गेमो, और इसके कॉन्सेप्ट को प्रूफ कौन किया, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्क नेनबर्ग एंड सेवेरो ओकोआ। इसको यार थोड़ा स्पेलिंग ठीक है, ओकोआ देख लेना, OCHO है जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसको है, ठीक है। देखो इसमें तुमको साइंटिस्ट वगैरह का नाम रखना, नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसमें ट्रिक बना सकते हो, इसे HMS, ठीक है, HMS, ठीक है, HMS। चलो एक चीज बता दो हमको, ये तुम लोग जो 10th में पढ़े होगा उसका पता है, ठीक है। कौन ऐसा साइंटिस्ट था जो ये मतलब कि इसी शिप में वो लोग अपना जो बोलते हैं इवोल्यूशन का जो है बहुत सारा प्रूफ लाया गया था, याद करो। 10th में था ये चीज कि कोई एक साइंटिस्ट है जो अपने मैजेस्टिक शिप में गए थे घूमने के लिए, और कहीं कहीं से वो फॉसिल को कलेक्ट करके लाए थे। डार्विन जी, डार्विन है ना, पढ़ना उसमें देखना होगा। तो HMS यही नाम था, तो उस हिसाब से नाम याद कर सकते हो, HMS ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ये कर सकते हो। बाकी बात तुम लोग अपना जो है वो मतलब ट्रिक वगैरह जो इससे याद करना कर, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है साइंटिस्ट जेनेटिक कोड से, एक साइलेंट फीचर एंड साइंटिस्ट, ये सारा चीज तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना, समझ में आया ना, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा समझ गए थे, डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, पिछले क्लास हम ये सब डिस्कस किए थे ट्रांसलेशन तक। अब प्रोटीन ध्यान से समझना, प्रोटीन अगर बनाना है तो हमको चाहिए एमाइनो एसिड, और एमाइनो एसिड तभी बनेगा जब कोडॉन बनेगा, और कोडॉन को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेस, क्योंकि ये हमेशा जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक कोडॉन बनेगा नहीं, और कोडॉन नहीं बनेगा तो एमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और एमाइनो एसिड नहीं होगा तो फिर वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। और नॉर्मल है, एमाइनो एसिड का बहुत सारा कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड है जो 20 या 22 बेस के 20 या 22 नंबर का होता है, मीन ग्रुप में होता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं कि जो प्रोटीन के बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, जैसे अब एक तुम्हारे मन में सवाल है कि सर डीएनए आरएनए प्रोटीन हमको समझ में आ गया, इसके अलावा और प्रोटीन का क्या क्या काम हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक तो ठीक है, इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। तो सोचो कि बहुत ऐसा केमिकल है, जैसे हार्मोन, प्रोटीन से हार्मोन बनता है, कोई एक एग्जांपल बताता हूँ, प्रोटीनियस हार्मोन कौन है, ठीक है, उसका एंजाइम है, उसके बाद एंजाइम है, तो बता सकते हो कि कौन ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर का होता है या प्रोटीलाइटिक होता है, ठीक है, ये पढ़े होंगे तुम लोग 11th में, ये हार्मोन में है प्रोटीलाइटिक एंजाइम या पेप्टाइड एंजाइम, सॉरी पेप्टाइड हार्मोन, सॉरी पेप्टाइड हार्मोन। हार्मोन में कौन ऐसा जो प्रोटीन नेचर का है, बताओ, आंसर बताओ। एंजाइम में तुम लोग समझ रहे हो, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन याद रखना, ये सब चीज, ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन तुम लोग पढ़े भी होंगे, ये प्रोटीन डाइस्टर एंजाइम है, ठीक है। तो ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये तो नॉर्मल समझ ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है, सॉरी कुछ ऐसा प्रोटीन होता है जो हार्मोन बनाने का काम करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन, क्या होता है, इंसुलिन, ठीक है, तो ये सब प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। तो प्रोटीन बनने का बहुत फायदा है, सिर्फ कोडिंग का काम नहीं करता है, कहीं ना कहीं किसका बहुत सारा फंक्शन है बॉडी में, ठीक है, उसी में से वो 20 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन जो जेनेटिक जेनेटिक वर्क में या जिन के एक्सप्रेशन में बोल सकते हो काम आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोडोन। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। नहीं ना, चलो ठीक है। एक हम एक तुम लोग ये मिटा रहे हैं, इसको नोट मत करना, अब जो हम इसमें पॉइंट लिखेंगे वो तुमको जरूर नोट करना है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज है जो तुमको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, एनसीईआरटी को समझने में, ठीक है। चलो, साइंटिस्ट याद रखना, ठीक है, पूछेंगे हम, क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक से हर एक साल एक ना एक साइंटिस्ट का नाम पूछा ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रेगुलेशन है, बहुत सारा इसमें मैकेनिज्म है, तो ये गारंटी होता है इसमें कि कोई ना कोई एक साइंटिस्ट का नाम पूछेगा ही, तो हर एक साइंटिस्ट का नाम विथ ईयर, अगर ईयर दिया है तो जरूर उसको याद कर लिया करो, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है तुम लोग का,
प्रिपरेशन अब हो जाना चाहिए जहां तक हम बता रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में थोड़ा सा हम नोट करते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। देखो रिलेशनशिप बिटवीन द, इसको नोट कर सकते हो, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज इन अ पेप्टाइड and nucleotide sequences of DNA or mRNA is called genetic code, ठीक है। अब इसी में हम बताए थे सेंट्रल डोग्मा। अच्छा बताओ, सेंट्रल डोग्मा ये जो प्रोसेस था ये कौन दिया था? आंसर करो तुम लोग। सेंट्रल डोग्मा जो था ये कौन दिया था? पिछले क्लास में हम बताए हैं। कौन दिया था, नहीं पता? अरे फ्रांसिस क्रिक ने किया था सेंट्रल डोग्मा, जिसमें ये बताया था कि डीएनए पहले आरएनए में जाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनाता है, और डीएनए से आरएनए में जब जब जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे? ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को क्या बोले थे? ट्रांसलेशन बोले थे ना। ये चीज है इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट कोड है। ये तो हम लोग जानते ही है कि ट्रिपलेट मतलब बेस पेयर से ये 3 बेस पेयर से ही मिलकर ये एक कोड बनाएगा जिसको हम जेनेटिक कोड, इससे ट्रिपलेट कोड है, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री लिख लो। हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक्चुअली हिस्ट्री है एनसीईआरटी में, इसलिए हमको बताना था जरूरी, ठीक है। जॉर्ज गेमो was first observe जेनेटिक कोड, और वही बताया था 4 नाइट्रोजन बेस पेयर, 4 नाइट्रोजन बेस, 4 नाइट्रोजन बेस होता है, ये अभी हम बताए, ठीक है, जिसमें हम लोग एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन है, ठीक है। और यही जो होता है वो 64 एमाइनो एसिड, 64 सॉरी, यही ये नाइट्रोजन पेज जो होता है अल्टीमेटली कितना कोडोन बनाता है? 64 कोडोन या 64 कोड, और ये अल्टीमेटली 64 कोड मिलके 20 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? 20 एमिनो एसिड का फॉर्मेशन। और अगर ये 20 एमिनो एसिड पेप्टाइड के साथ जुड़ गया तो ये प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझाने के लिए उस टाइम लिख दिए थे, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे हम बताते हैं। यहाँ लिख दो, गिव राइज टू 20 अमाइनो एसिड। फटाक से लिखोगे इसको। सर हो गया। हो गया ना? ठीक।
देखो एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि एडनिन और यूरासिल, थायमिन और यूरासिल, क्योंकि ये जो है जॉर्ज गेमो जो है वो यही बताए थे कि जो भी अमीनो एसिड बनेगा, जो कोडोन बनेगा, उसके लिए 4 नाइट्रोजन बेस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसमें थायमिन नहीं होके यूरासिल होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एडनिन थायमिन की जगह पे यूरासिल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ फिर से बताना चाह रहे थे कि जो जेनेटिक कोड है वो तुम्हारा ट्रिपलेट कोड में रहता है। फर्स्ट कौन किया था? जॉर्ज गेमो। और ये क्या बोले थे कि 4 नाइट्रोजन बेस से ये कोडोन बनाता है, और ये टोटल 64 कोडोन बनाता है, जो कि 20 अमीनो एसिड बनता है इससे। हम यहाँ से यहाँ लिख दिए गिव राइज टू 20 अमीनो एसिड। ठीक है, मतलब कि 4 नाइट्रोजन बेस पेयर अगर राइज करता है 20 अमीनो एसिड, तो उसके लिए हमको कितना चाहिए? 64 कोडोन का फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जिस साइज को नोट कर लिए, हम आगे फिर बढ़ते हैं। ये चीज समझ गए यहाँ तक? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट है, मतलब एक और चीज है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, मतलब कुछ तो प्रोसेस होगा कि सारा अमीनो सारा नाइट्रोजन बेस जो है वो मिलके एक अमीनो एसिड जो कोडोन बना रहा है, जो अमीनो एसिड बना रहा है, उसके लिए कोई तो प्रोसेस है। तो वहां पे एक चीज है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मैथ में सुने होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोसेस से ही जो है वो हर एक नाइट्रोजन बेस जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में आया। ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हो कि मतलब वो जो टॉपिक वो जो पॉइंट लिखे हो गिव राइज टू 20 अमीनो एसिड, उसके बाद एरो दे के लिख दो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एरो दे के लिखो उस जगह पे। इसी प्रोसेस से जो है वो नाइट्रोजन बेस, जो 4 नाइट्रोजन बेस था, वो ट्रिपलेट क्या बनाता है? ट्रिपलेट फॉर्म, और एक कोडोन बनाता है जो कि तुम्हारा अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो एरो देख के लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये भी लाइन है एनसीईआरटी में कि किस प्रोसेस से करता है, तो इस प्रोसेस से वो बनाता है। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है उसके आइडिया को कौन प्रूव किया था? 3 साइंटिस्ट था। पहला डॉक्टर हरगोविंद खुराना था पहला, और दूसरा था मार्शल नरेनबर्ग, और तीसरा था सेवेरो ओकोआ। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर इसके आइडिया को प्रूव किया था। मतलब ये और श्योर शॉर्ट कर दिया कि नहीं, वो जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है, कि वो उनका बस यही कहना था कि जो अमीनो एसिड बन रहा है उसके लिए जो कोडोन का जरूरत पड़ेगा, वो कोडोन कैसे आया? वो कोडोन कौन लाया? तो नाइट्रोजन बेस। और वो कोडोन जो है वो हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। ये हम लोग साइलेंट फीचर में भी पढ़ेंगे, इसको नोट करो। तो इसके बाद हम लोग साइलेंट फीचर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये उसको ऊपर में ही नोट करना ज्यादा, मतलब क्योंकि वो उसी का पार्ट है, क्योंकि ये पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, कि आखिर जो कोड बना है उसके लिए कुछ तो होगा, मैथमेटिकल कुछ तो होगा जो ऐड होगा, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रोसेस से ये काम करता है। ठीक है, जो मैथ्स में सुने भी होंगे, जो नोट कर लिया इसको। यस सर। हो गया ना? चलो ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो इसका जो साइलेंट फीचर है उसमें क्या क्या बोला जाता है। साइलेंट फीचर देखो, सबसे पहला जो चीज है वो बोला गया कि साइलेंट फीचर में सबसे पहला चीज बोला कि 64 कोड बनाता है, लेकिन उसमें से 2 चीज है, एक है नॉनसेंस कोडोन और एक होता है सेंस कोडोन। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है?
तो नॉनसेंस कोड एंड सेंस कोड, इसका मतलब क्या है? नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, ये बकवास चीज है, फालतू चीज है, हम नॉनसेंस बात मत करो इस तरह से। तो ध्यान रखना कि 3 जो कोड्स है, 3 कोड्स इज अ नॉनसेंस कोड, मतलब वो अमीनो एसिड का कोई भी काम नहीं है, वो लोग एक तरह निकम्मा की तरह पड़ा हुआ रहता है वहां पे, ठीक है। और बाकी बात जो 61 कोड्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, आई मीन प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अब एक सवाल है कि सर आखिर ये जो कोडॉन है, ये 3 कोड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में करेगा क्या? ये है क्यों? सिंपल सी चीज है, ये 61 कोड प्रोटीन के बनाने में हेल्प करता है, और ये प्रोटीन के बनाने के मैकेनिज्म को क्या करता है? वो रोकता है, आई मीन बनाने का जो मैकेनिज्म है उसको स्टॉप करता है। कहने का मतलब इसको हम लोग स्टॉप कोडॉन लिखते हैं। हम लोग कल भी पढ़े थे कि स्टॉप कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है। तो स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो 61 कोड्स है, जिससे अमीनो एसिड पेप्टाइड में फॉर्म होकर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर ये 3 है, क्योंकि ये 3 ही है, ज्यादा नहीं है, वो हम बता देते हैं कौन कौन है। 3, अगर ये तीनों कोड में कोई भी आ गया ना उस बीच में, तो वहीं पे जो मैकेनिज्म है स्टॉप हो जाएगा, जो कि हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि स्टार्ट कोडॉन से जब अमीनो एसिड पेप्टाइड एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो जब तक प्रोटीन का बनना है बनेगा, उसके बाद स्टॉप कोडॉन वहां आएगा और वो स्टॉप कोडॉन इस मैकेनिज्म को स्टॉप कर देगा। बाकी बाद जो प्रोटीन बना है वो उसका अपना फंक्शनिंग होगा। कल हम पिछले क्लास में ये डिस्कस है, वही आज है कि 64 में 61 कोड जो है ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग स्टार्ट कोडॉन बोल सकते हैं और स्टार्ट कोड बोल सकते हैं। और ये 3 कोड जो है ये कोई काम नहीं करता, अगर ये आ गया तो प्रोटीन के सिंथेसिस में ये रुकावट, आई मीन ये स्टॉप करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोड, ठीक है। और 3 कौन कौन सा है? वो एग्जाम्पल है तुम्हारा UGA, उसके बाद है UAG एंड UAA, ये है हमारा स्टॉप कोडोन। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ये पहला इसका साइलेंट फीचर है कि जो कोड्स है, आई मीन जेनेटिक कोड है, वो टोटल 64 होता है, जिसमें से 61 जो है वो तुम्हारा सेंस कोडोन है और 3 जो है वो नॉनसेंस कोडोन है। और 3 कोड्स का काम होता है स्टॉप, आई मीन मैकेनिज्म को स्टॉप करना, और इसका काम होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करना। समझ में आया? बोलो। यस सर। समझ आया ना? ठीक है। अब देखो हम तुमको एक एनसीईआरटी में सब सामने रखो एनसीईआरटी, तो तुमको ये वाला चीज हम अभी बता देते हैं, ठीक है। ये जो स्टॉप कोडॉन है कहाँ लिखा हुआ है, चलो देख लो। यहाँ पे तुम लोग पेज नंबर निकालो 112, पेज नंबर निकालो 112। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पैराग्राफ, सॉरी, ये जो तुमको फ्लो चार्ट दिख रहा है सामने, फ्लो चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला रो का तीसरा रो में जाओ, पहला रो का तीसरा नंबर पे जाओ, पहला रो का तीसरा ग्राफ, मतलब तीसरा लाइन में जाओ। देखो तीसरा लाइन में जो सबसे पहले ही लाइन में है, देखो स्टॉप स्टॉप लिखा है, वहां पे कहीं पे 3 जगह स्टॉप लिखा है, ऊपर में ही फर्स्ट लाइन में ही देखो, फर्स्ट रो में ही देखो, देखो दिखा? यस सर दिखा। ठीक क्या? तो वो क्या हो गया? स्टॉप कोडॉन। अब समझ में आए? अगर ये कोड आ गया तो ये मैकेनिज्म स्टॉप कर जाएगा, और बाकी वाला जो 61 है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन, या हम लोग बोल सकते हैं अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सिंपल है कि इसको हम लोग कॉमनली स्टार्ट कोड्स लिख दिए, इसको स्टॉप कोड्स लिख दिए। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा है कि ईच कोड इज, इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लो। Each code is non-ambiguous, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि देखो, ईच कोड इज नॉन एम्बिगियस, या फिर हम लोग
इसको अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक लिखा हुआ है, एंड स्पेसिफिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक। इसका मतलब हो गया कि हर एक जो कोड है वही पर्टिकुलर कोई एक अमाइनो एसिड के लिए ही होता है। वन कोडॉन या वन कोड पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए ही होता है, दूसरा चेंज नहीं होगा। इसको ध्यान रखना। ये दूसरा इसका साइलेंट फीचर है, इसको नोट करो फिर हम बताते हैं। देखो जैसे एग्जांपल है AUG, ये ऑलवेज कोड करेगा मिथियोनिन का, ऑलवेज कोड करेगा मिथियोनिन का। और इसका साइलेंट फीचर में भी एक चीज है मिथियोनिन से रिलेटेड, अभी बता देते हैं कि मिथियोनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कभी भी पेप्टाइड के फॉर्मेशन में काम नहीं करता है। पहला जो कोड है वो AUG इज अ एंटीकोडन। कहने का मतलब वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह का पेप्टाइड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, लेकिन डायरेक्टली ये अमाइनो एसिड से कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये पिछले क्लास भी हम डिस्कस किए थे मिथियोनिन के बारे में। ठीक है, ये चीज है इसको। तो ये है सेकंड, लिखो इसको, फिर हम नेक्स्ट लिखाएंगे आगे इसका साइलेंट फीचर। यस सर, हो गया। हो गया। अब तीसरा जो साइलेंट फीचर है वो ये बता रहा है कि कोई भी कोड है, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म के लिए कोडोन सेम होगा, कोडोन सेम होगा। हर एक ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोटिक से ह्यूमन सेल तक ले लो, लेकिन उसका जो अमीनो एसिड का कोडोन है वो यूनिवर्सल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यूयूजी है, ये फिनाइलानीन, PHYL, फिनाइलानीन, सॉरी ये एक सेकंड, ये फिनाइलानीन, हाँ सॉरी फिनाइल एलिनिन बोलनी नहीं है, ठीक है, फिनाइल एलिनिन ये चीज है, PHE। तो सारे ऑर्गेनिज्म में, इवन कि हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन सेल तक, ह्यूमन सेल तक जो होता है वो एक ही कोडोन वो शो करेगा। मतलब अगर ट्रिपल-U जो फिनाइल एलानिन का कोडोन है वही बैक्टीरिया में भी दिखेगा और वही ह्यूमन में भी दिखेगा। तुम लोग को एक और हम इसके पहले कुछ एक्सेप्शन बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि कुछ प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी है डीएनए तो वो भी कोडोन करेगा। ये एक ऐसा मतलब एग्जाम्पल है जो कि यूनिवर्सल नहीं देखा गया है, थोड़ा उसमें डिफरेंट है, तुम लोग एनसीईआरटी सामने है। साइलेंट फीचर 5 नंबर पढ़ो, साइलेंट फीचर में 5 नंबर स्टेटमेंट पढ़ो। देखो उसमें तुमको सब कुछ क्लियरली दिखेगा। उसमें जो लिखा है कि बैक्टीरिया तो ह्यूमन सेल तक अगर हम जाते हैं तो उसका जो कोड है, उसका जो कोर्स होता है सबका सिमिलर होगा, कहीं कुछ चेंजिंग नहीं है। बस एक्सेप्शन में ये 2 एग्जाम्पल साथ में दिया है कि प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट कोड डिफरेंट जगह दिखा है, वो एक्सेप्शन है और हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शन को लेके कभी भी कोई भी थ्योरी या कुछ नहीं बनता है बायो में, वो हम लोग का जो कॉमन है वही है। तो हमारा जो कॉमन है यही है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला गया है कि जो कोडोन होता है यूनिवर्सल सब जगह एक ही तरह मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल ये सामने है, ठीक है, ट्रिपल-U इज अ फिनाइल एलानिन, जिसके लिए कोड करता है यही अमीनो एसिड है, वो बैक्टीरिया टू ह्यूमन सेल जाएगा, मतलब कुछ प्रोक से एडवांस यूकैरियोटिक में जा रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल एक्सेप्शन है जो प्रोटोजोआ माइटोकॉन्ड्रिया है। चलो तुम लोग पढ़ो, देखो उसमें एकदम क्लियरली लिखा है, यही वर्ड जो समझा है वही लिखा हुआ है। देखो 5 नंबर देखो, दिखा सर 4 नंबर में। नहीं 5 नंबर में देखो लिखा हुआ है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन सेल, ठीक है। ट्रिपल-U would code for phenylalanine, ठीक है, PHE। सम एक्सेप्शन, जिसमें एक्सेप्शन में एग्जांपल दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन प्रोटोजोआ, जो कि ये रूल इस तरह का जो रूल है, जो यूनिवर्सल वाला रूल है, वो फॉलो नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है उसमें। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना
अंदर इतना डीप कोई जल्दी नहीं पढ़ता और ना याद रहता, और यही चीज मेडिकल का क्वेश्चन बन सकता है एक्सेप्शन से, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको दिया गया है। समझ में आया? तो दिक्कत समझे, पढ़े उसमें? यस सर। ठीक है, चलो अब एक चीज और बताते हैं, कुछ कुछ चीज है जो समझना है तुमको। ये तो साइलेंट फीचर दिख गया, डिजनरेट भी होता है, आई मीन डिजनरेट होगा, ठीक है। अगर एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा अगर होता तो डिजनरेट हो सकता है, ये चीज है। अब देखो, कभी भी तुम मान लो हम ये कोड लिख रहे हैं सिंपल सा, क्या कभी कॉमा देखते हो? कहीं पे भी तुम देखो, एनसीईआरटी में देखो कॉमा नहीं दिया हुआ है। तो कभी भी अगर हम कोडोन लिख रहे हैं तो ये कभी भी इसमें कॉमा का यूज नहीं होगा, ये भी एक तरह का साइलेंट फीचर है, ठीक है। कॉमा का यूज नहीं होगा, होगा कहीं भी नहीं दिख रहा है तुमको कॉमा का यूज, ठीक है। तो कॉमा का यूज नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम इसमें कॉमा लगा दे और ये कोड को रिप्रेजेंट कर दे, ऐसा नहीं होता है, ये भी साइलेंट फीचर में आ जाता है। उसके बाद फिर है तुम्हारा जो, जैसे हम लोग को जब भी पढ़ना है ना, तो इसको इसी तरह पढ़ना है, यू 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 ए यू जी यू जी है, कभी ओवरलैपिंग नहीं करना है, वैसा नहीं कि यू ए यू करते हैं, इसका ओवरलैपिंग नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। इससे इसका ओवरलैपिंग नहीं करना है, इससे इसका ओवरलैपिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का भी जो प्रोसेसिंग है, ओवरलैपिंग का जो बीजी होता है वो नहीं होगा। कोड्स के लिए, कोड्स के केस में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। इन कोड्स ठीक है, कॉमा भी हम लोग नहीं लिखेंगे, आर नॉट लिख सकते हैं डायरेक्टली, तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ इसका साइलेंट फीचर, हम लोग 4-5 पढ़े अभी, ठीक है। यही है इसका साइलेंट फीचर। इसके अलावा कुछ कुछ चीज है जो तुमको समझना है, ठीक है। अब देखो, कोई भी, ठीक है, कोई भी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, आई मीन ट्रांसलेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना, ये पहले भी बता चुके हैं कि एयूजी जो है वो मिथ्योनिन के लिए तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, लेकिन कभी भी ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा। ये एक तरह से मतलब ये एक तरह से क्या बोल सकते हो कि ऐसा है जिसका कोई भी काम नहीं है, बट अमीनो एसिड बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है, कोड करता है, लेकिन ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा। जैसे बहुत सारा वेलानिन है, पीएचई है, ये सब क्या है, ये हमारा अमीनो एसिड है जो कि जुड़ के प्रोटीन कुछ ना कुछ बनाएगा, लेकिन कभी भी किसी भी प्रोटीन में इस अमीनो एसिड का जो है वो तुम अटैचमेंट नहीं देख सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म में, किसी में भी अगर ट्रांसलेशन होना है तो सबसे पहले ये आएगा, एयूजी इज ए स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के वजह से पेप्टाइड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एक तरह से वो जो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर अमीनो एसिड जुटेगा, कोई सब अमीनो एसिड जुटा, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड, मतलब ये प्रोटीन में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद जब आएगा तो वो सारा प्रोटीन में हेल्प करेगा। वो पिछले क्लास में डिस्कस किया और अभी भी है, ये इसका साइलेंट फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को इस दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, ये तुम्हारा जेनेटिक कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हुआ। अब एक और सवाल है, क्योंकि इसी में टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है म्यूटेशन, जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन, ठीक है। उसके पहले हम लोग जो कोड एनसीईआरटी में दिया है वो कैसे बनाया जाता है, इसलिए हमको इसको पहले हम देखेंगे। देखो ये वाला ध्यान, पहले इस पे पहले हमको ग्राफ बनाने दो, उसके बाद एकदम इजी है, कुछ सोचना नहीं है, बस इसको जोड़ते जाना है। और यही जो कोड है ना, ये सारा अमीनो एसिड या प्रोटीन, यही सब मिलकर अमीनो एसिड बनाता है। तो फर्स्ट हम जो समझना है इसको, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा सेकंड पोजीशन, और तीसरा आ जाता है थर्ड पोजीशन।
देखो इसमें हो क्या रहा है समझना ध्यान से, ठीक है। फर्स्ट जो है हम लोग इधर लिख रहे हैं, सेकंड जो है इधर लिख रहे हैं, और थर्ड जो है इधर लिख रहे हैं। हम एक तुम लोग को बना के दिखाते हैं, बस एक। उसके बाद तुम लोग अपने देखना, उसमें सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सब जगह से ये सारा नाइट्रोजन बेस है, और ये यहाँ भी वही होगा, UCAG। क्या होगा? UCAG। अब देखो सबसे फर्स्ट में ध्यान देना, ठीक है, इसको बहुत अच्छा से समझ जाना है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट पोजीशन का यू लिए, सेकंड पोजीशन का यू लिए, और थर्ड पोजीशन का यू लिए, बन गया एक कोड, ठीक है। फिर अगर क्योंकि इसमें 4 बनाना है, 64 है, 4 4 4 4, 16 4 जा, सॉरी, हाँ 16 4 जा 64 है ना। तो देखो, तो एक बॉक्स में हम लोग को 4 अमीनो एसिड बनाना, और करना बस यही है, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैसे देखो, अब सेकंड कैसे बनेगा, UC&A। थर्ड कैसे बनेगा, UA&A। फोर्थ कैसे बनेगा, UG&G। UG&G ऐसे बनेगा फोर्थ। समझ में आया? देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में एकदम ये क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली एक कनेक्शन सर बुक में कुछ और है। कुछ और दिया, हाँ समझ रहे। एक्चुअली ये जो है ये यहाँ पे आएगा, कैसे है मतलब थोड़ा सा ये हो गया, देखो यू यू हो गया, फिर देखो यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी। अब समझे? देखो अब तुमको दिखेगा, देखो पहला ये, ठीक है, 1 2 पहला, दूसरा दूसरा भी ये 2, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखो आ गया, यू 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 आ गया, पहला आ गया, दूसरा यू यू सी ले लिए, वहां दूसरा ले लिए, यू यू ए तीसरा ले लिए, एंड यू यू जी चौथा ले लिए। अब देखो तुमको दिख जाएगा, हम जो बना दिए थे वो अलग था, ठीक है। इसी तरह होगा, अब इसको करना है तो यू सी यू, उसके बाद यू सी सी, यू सी ए, एंड यू सी जी। देखो दिख रहा है तुमको बुक में, यस दिख रहा है बुक में, समझ में आया? ठीक है। हाँ एमाइनो एसिड तो हम उतना नहीं बना रहे हैं, ठीक है, कौन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो तुम सामने है, देख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ? सुनिधि, नो उदय, समझ में आया सबको कैसे कोड बन रहा है? ठीक है, समझ गए सुनिधि? रिप्लाई करो, समझ में आ गया कैसे कोड बन रहा है? यस सर। ठीक है, चलो ये तुम्हारा कोडोन खत्म हुआ, ठीक है ना। चलो अब जो हम लोग है म्यूटेशन के अकॉर्डिंग, आई मीन जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग म्यूटेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो म्यूटेशन यहाँ पे जो है वो दो टाइप का म्यूटेशन यहाँ पे पढ़ना है, एकदम सिंपल सा है, हम इसमें ज्यादा तुम लोग को नहीं खींचने वाले हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक कोड ले लेते हैं, ठीक है, AUG यू, ठीक है। तो जो म्यूटेशन होता है वो दो टाइप का म्यूटेशन है, एक को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, एक को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, और एक को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। चलो इस दोनों में तुमको क्या नजर आ रहा है? पॉइंट का मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है समझना,
मेरे पास 1 2 3 4 5 आई मीन 5 सॉरी 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है। अगर तुमको पूछ रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन है तो या तो इसका अमीनो एसिड या तो इसका नाइट्रोजन बेस, सॉरी अमीनो एसिड नहीं नाइट्रोजन बेस, इसका नहीं तो इसका या नहीं तो इसका, ठीक है। चलो मेरे पास एक छठा ले लिए और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, समझना यहाँ पे ध्यान से। मेरे पास कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट। अब मान लिया जाए ये 6वां पॉइंट जो कि 3 ट्रिपलेट कोडोन में है, ठीक है, 3 ट्रिपलेट कोडोन दिख रहा है, मतलब ये 2 कोड मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन कर रहा, कोई भी एक फंक्शन को मेंटेन कर रहा। और अगर इसका एक मान लो पहला वाला पॉइंट में ही किसी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे वो डिलीट कर जाता है, चाहे वो इंसर्ट कर जाता है, चाहे वो डिलीट करेगा, चाहे वो इंसर्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का वेरिएशन या म्यूटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। समझ में आया? इसमें एक एग्जांपल बस एक है, सिकल सेल अनीमिया। ये वाला आंसर तुम लोग को पता होगा, हम पहले ही बताएं, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। ये क्या होता है? इस तरह का सेल है, ये सिकल में चला जाएगा, सिकल शेप में चला जाएगा, ठीक है। क्यों चला गया? तो एक जो अमीनो एसिड है, एक पर्टिकुलर साइट पे वो अमीनो एसिड किसी कारण से वो क्या हो गया? चेंज हो गया। अब कारण जो भी है इसमें वेरिएशन किसी भी कारण से आ सकता है, तो वैसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉइंट म्यूटेशन। और ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। इसको तो एनसीईआरटी पढ़ना, इनको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक पॉइंट म्यूटेशन तक दिक्कत है? रिप्लाई करो जल्दी, सुनिए जी, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में। किसमें? म्यूटेशन। तो सपोज दैट हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, पहला वाला केस समझ में आ गया। सेकंड वाला केस क्या है समझो। मान लिया जाए मेरे पास सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, वही चीज है, बोलना चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट में हम बताए कि पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट का मतलब था कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे म्यूटेशन होगा, वेरिएशन होगा, सिंपल सा चीज है। मान लिया जाए ये मेरा कोड है, ये मेरा कोड है, ये मेरा ट्रिपलेट कोड है, जेनेटिक कोड है, जो कि कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो अमीनो एसिड कोई कोई पर्टिकुलर ए फंक्शन को मेंटेन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर ए फंक्शन, फंक्शन का नाम हम ए दिए हैं, ठीक है। चलो हम लोग इसमें डायरेक्टली एग्जांपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आरबीसी का सेल शेप ले लेते हैं, आरबीसी का शेप ले लेते हैं, ठीक है। उसका अभी कैसा शेप है? सर्कुलर, और बीच में डिप्रेस्ड होता है, ऐसा है। मान लिया जाए ये दोनों कोड जो है इसके शेप को मेंटेन कर रहा है, ये दोनों कोड से जो अमीनो एसिड बन रहा है वो इसके शेप को मेंटेन कर रहा है। और सपोज दैट मान लिया जाए पहला जो ये ए है, ए इज एडेनिन, जो बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, ये ए है, ये किसी कारण से इसमें वेरिएशन आ जाता है, किसी कारण से वेरिएशन हो गया, और वेरिएशन ही क्या होता है? म्यूटेशन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब जैसे ही आरबीसी का जो शेप जो कोड मेंटेन कर रहा था, तो वो चेंज होने के कारण जो कोडोन है, आई मीन सॉरी, वो जो फंक्शन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो मेंटेन नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, तो उसी में इसका शेप कैसा हो जाएगा? सिकल्ड। हम ये एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि ये एग्जांपल दिया हुआ है, डायरेक्टली पूछेगा कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल बताइए और इसको डिफाइन। तो डिफाइन सिंपल है, कोई एक स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस किसी कारण से डिस्टर्ब होता है, वो पॉइंट म्यूटेशन है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। एनसीईआरटी में एक अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है, वो एग्जांपल को हम थोड़ा सा उसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे कोड सपोज दैट मान लिया जाए मेरे पास फिर से ये कोड आ गया, ये कोड आ गया, ठीक है, ये कोड आ गया, फिर ये कोड आ जाता है, ये कोड आ गया, ठीक है, इतना कोड आ गया, 4 कोड है मेरे पास। और सपोज दैट मान लिया जाए कि कोई एक, मान लो यहाँ का और यहाँ का दोनों का जो ट्रिपलेट कोड है वो हो गया, चाहे डिलीट हो गया कुछ चीज, चाहे कोई चीज नया इंसर्ट हो गया। मान लिया जाए ए यहाँ था, ए यहाँ चला गया, ए यहाँ था, ए यहाँ चला गया,
और जी जो था वो जी अलग हो गया, और यहाँ पे कोई एक नया आ गया, ठीक है, नया आ गया। तो ये जो इतना सारा एक साथ हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलो आते हैं एनसीईआरटी में। देखो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिखा है, राम हैज रेड कैप। तो राम हैज रेड कैप इसलिए लिखा है क्योंकि देखो तीनों जो है आई मीन चारों जो वर्ड है, वो चारों जो वर्ड है इसके लिए यहाँ पे 3 ट्रिपलेट कोड है, ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेस है, वो एक कोड बना रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट में जाओ, राम हैज, ठीक है, इसमें देखो बी एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, बी एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, तो बनाएगा तो 3 ही, तो जो रेड था इसका डी आगे हट जाएगा और डी इसके साथ कनेक्ट होकर पी अलग हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ बताए हैं, जिसके कारण जो इसका इस कोड से जो नॉर्मल कोई फंक्शन अगर कंट्रोल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होगा। तो ये है फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट म्यूटेशन हमारे सामने था। कोई दिक्कत? यही है, समझा रहे हैं सर एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर दें? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसको छोड़ देते हैं। चलो मेरे पास ये एक कोड, ये एक कोड, ये एक कोड और ये एक जेनेटिक कोड है, ठीक है। तो ये तो पूरे को हम लोग क्या ले लिए, एक कोई कोड है, ठीक है, आई मीन पूरा हमारा अमीनो एसिड बन रहा है, ये कोई ना कोई फंक्शन को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। मान लिया जाए फंक्शन हमारे पास कुछ भी है एबीसी, तो हम यही कोई फंक्शन बॉडी का मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है कि जैसे मान लिया जाए ये सेकंड नंबर का जो कोड है, सेकंड नंबर का जो कोड है वहां पे कोई एक एक्स्ट्रा कोई अलग से मान लो कोई 5 नंबर आ जाता है, तो ये 2 वाला चला जाएगा आगे, ये 3 वाला चला जाएगा आगे और ये 4 फिर अकेले हो जाएगा। देखो इस कोड के कारण इसमें भी डिस्टर्बेंस, इसमें भी डिस्टर्बेंस, तो ये तीनों कोड में डिस्टर्बेंस हुआ ना, तीनों कोड में डिस्टर्बेंस हुआ ना। देखो सामने रिप्लाई करो जल्दी, समझ में आ रहा है? तीनों कोड हो गया डिस्टर्ब, हो गया ना तीनों कोड डिस्टर्ब। और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि एक साथ फ्रेम करके उसको वो कहीं ना कहीं किया एक, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है अगला कोड, फिर अगला कोड, फिर अगला कोड, ठीक है। और सेम एग्जांपल है तुम्हारा एनसीईआरटी में जो कि तुम्हारा यहाँ पे दिया है। देखो इसको एकदम ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, वही चीज हम यहाँ बताएं, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। इसको पढ़ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वेरिएशन में हम पढ़े थे इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, ये दो समझ में आया? कोई दिक्कत? यस यही है सर। तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो हम समझा दिए, तुम लोग इसको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो हर एक चीज। और इसके पहले जो हम तुमको जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट था, तो साइलेंट फीचर भी हम बताएं, और फ्रेम शिफ्ट एंड पॉइंट म्यूटेशन को हम समझाएं। इसका कुछ लिखाए नहीं है क्योंकि इसका नोट्स बहुत ही शॉर्ट तुम लोग बना सकते हो, बना लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा कि सर हमको लिखवा दीजिए या कुछ बना दीजिए, तो वो हम बाद में उसको करवा देंगे। बट अभी क्योंकि देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट का आई मीन ये दोनों जो हम अभी पढ़ाए, आई मीन म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, ठीक है, तो इसमें कुछ नोट्स रहता नहीं है ना, पूछता भी उतना ज्यादा नहीं है। फ्रेम से पूछ सकता है तो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, बट पॉइंट म्यूटेशन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल जरूर याद करना है कि वो सिकल सेल वहां अनीमिया दिया हुआ है, उसको जरूर याद कर लेना क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो पूछता है बार बार, ठीक है। क्योंकि वो सब एक छोटा छोटा चीज है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट था तुम्हारे सामने, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो हम लोग आगे जाएंगे जीन एक्सप्रेशन में। बता सकते हो अगर कोई दिक्कत है? कुछ नो क्वेश्चन सर। है? हाँ कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को एक बार देख लो, अगर कुछ वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, साइलेंट फीचर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जरूर हमसे अभी डिस्कस कर लो, क्योंकि ये सब चीज बात के लिए हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज है ऐसा कि भूल जाने वाला चीज है।
तो तुम लोग के पास टाइम है 2 मिनट 3 मिनट, एक बार साइलेंट फीचर को अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी में, देखो कुछ चीज समझ में नहीं आया तो जरूर हमको बोलो, ठीक है। जल्दी फटाक से, 2 मिनट है टाइम, हम है सामने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो जल्दी से साइलेंट फीचर देख लो एक बार सब कोई, एक बार रीड कर लो, जो हम पढ़ाए वो समझ में आया, जो हम लिखाए वो समझ में आया कि नहीं है वो देख लो, क्योंकि आज ही खत्म क्लास, मतलब जो टॉपिक है वो उसी आज एकदम याद करके जाना है घर बस। टाइम है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो, 2 मिनट 4 मिनट है, हम सामने। बस साइलेंट फीचर पढ़ना, उसका हिस्ट्री वगैरह घर पे पढ़ सकते हो, साइंटिस्ट वगैरह है जो हम बताए हैं, ठीक है। साइलेंट फीचर पढ़ लो। क्योंकि उसके बाद हम लोग लैक ऑपरेंस पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, तो हम डायरेक्टली उसका मैकेनिज्म तुमको बताएंगे, इसलिए टाइम है हमारे पास, कोई बात नहीं। सर साइलेंट फीचर का 5th पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए। 5th पॉइंट, हाँ। देखो 5th पॉइंट में बोल रहा है कि द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कहने का मतलब है कि तुम प्रोकैरियोटिक लो या फिर यूकैरियोटिक का सेल ले, जो एग्जांपल में दिया बैक्टीरिया टू ह्यूमन सेल, देखो लिखा है सबके जेनेटिक कोड का, आई मीन सारे के जीन में जो एमाइनो एसिड है उसके लिए जो कोड रिस्पॉन्सिबल है वो सब सेम है। अगर हमारे पास एग्जांपल में अगर तुम देख सकते हो कि अगर ट्रिपल यू इज अ फिनाइल एलानीन, अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो वही कोड सेम अमीनो एसिड के लिए ह्यूमन सेल में भी प्रेजेंट होगा। मतलब बैक्टीरिया इज अ स्मॉलेस्ट एकदम लोअर ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन इज अ हायर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो, फिर भी दोनों का जेनेटिक कोड में नियरली बोला जा रहा है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो कोड होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने है कि ट्रिपल यू एक कोड है जो फिनाइल एलानीन एमाइनो एसिड को कोड करता है, जो कि बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, और ह्यूमन सेल में भी सेम एमाइनो एसिड के लिए सेम कोड है। और उसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये जो रूल है यूनिवर्सल रूल जो बताया गया कि सारे का कोड सारे का अमीनो एसिड सेम होगा, तो उसमें कुछ एक्सेप्शन ये है कि प्रोटोजोआ और एक है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, ये 11th में पढ़े हो गए, डीएनए है, उसका खुद का डीएनए है, तो डीएनए होगा तो जीन होगा भाई, और जीन होगा तो वो अमीनो एसिड बनाएगा, जो कि अमीनो एसिड बनाने के लिए कोड चाहिए, तो कोड होना ही चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्रोटोजोआ में, कुछ प्रोटोजोआ में जो रूल हो रहा है यूनिवर्सल का जो रूल बता रहे हैं वो नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी में है, इसलिए एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो एक्सेप्शन हम लोग जल्दी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। कॉमन ही हम लोग का बात होता है, हर एक बायोलॉजी का हर एक टॉपिक में कॉमन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है वो हमारा दिया हुआ रहता है। तो फिर क्या बताए कि जो भी कोडोन है सब में यूनिवर्सल होगा, उसका कोड भी एंड अमीनो एसिड भी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ में एंड कुछ कुछ करते माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका डीएनए का कोड और प्रोटोजोआ का डीएनए का कोड, जिनका कोड होता है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, वो अलग अलग हो जाता है। समझ में आया? यही है। यस सर। ठीक है, समझ गए। हम लोग आते हैं लैक ओपरॉन में। क्या चले आप लैक ओपरॉन? अभी भी कोई कंफ्यूजन? क्योंकि हम पिछले क्लास ट्रांसलेशन पढ़ा चुके हैं, टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं ये भी पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्या, तो लैक ऑपरेंड, जो कि एक तरह का जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है।
ठीक है, देखो अब जो जीन का रेगुलेशन है, ठीक है, कैसे जीन रेगुलेट करता है, ये हमारे सामने सारा कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान देना हम लोग, क्योंकि लैक ऑपरेरॉन हम लोग प्रोकैरियोटिक में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक में जो होता है, जीन के रेगुलेशन के लिए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर तुम्हारा ये जेनेटिक कोड वगैरह सारा रिस्पॉन्सिबल है। तुम ये देख सकते हो, ठीक है ना, इसमें एक बार रीड करना, क्योंकि प्रोटीन ही बनाना कहीं ना कहीं जीन रेगुलेशन को मेंटेन करता है। देखो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, कि जीन का एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करना है। तो हम पहले बता चुके हैं कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि प्रोटीन बनाना है, ठीक है, तभी वो किसी चीज को रेगुलेट कर पाएगा, और प्रोटीन बनेगा तभी जीन अपना काम करेगा। जीन मेंटेन कंटेन करता है अमीनो एसिड, और वही अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना लेता है। कहीं ना कहीं प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके लिए प्रोकैरियोटिक में एनसीईआरटी का तुम लाइन देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंट लेवल में। सबसे पहला लेवल ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल में स्प्लाइसिंग, देखो ट्रांसक्रिप्शनल स्प्लाइसिंग प्रोसेस, एमआरएनए फिर बन जाएगा, फिर ट्रांसलेशनल, मतलब पूरा सेंट्रल डोग्मा का जो भी प्रोसेस होता है वो होना मस्ट है यूकैरियोटिक में, तभी वो जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली है जीन का एक्सप्रेशन तभी रेगुलेट होगा जब बॉडी में क्या होना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। ये तो यूकैरियोटिक की बात की, बट प्रोकैरियोटिक में वैसा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नहीं, है वो लोअर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वहां पे भी जीन एक्सप्रेशन होना है, वहां पे भी उसको सारा कुछ बनाना है, प्रोटीन बनाना है, और उसके लिए एंजाइम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक में ये सब मैकेनिज्म को मेंटेन करता है, आई मीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को जो मेंटेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। और उसी ऑपरेटर में दो चीज है, एक है लैक ऑपरेरन, एक है ट्रिप्टोफान ऑपरेरन, ठीक है। तो लैक ऑपरेरन हम लोग का इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मतलब सिलेबस बात करें तो लैक ऑपरेरन दिया हुआ है। ट्रिप्टोफान भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें नहीं दिया है, बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को समझाना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग सबसे पहले लैक ऑपरेरन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन के लिए जो लैक वर्ड आया वो है क्या, ठीक है, लैक वर्ड आया तो ये है क्या। तो लैक वर्ड कहने का सिंपल सी मतलब है, लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। और ये हमेशा इंड्यूसिबल प्रोसेसर होता है। इंड्यूसिबल मतलब इंड्यूस्ड करेगा तभी, क्योंकि लैक मतलब लैक्टोज, इसका रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो एंजाइम वगैरह प्रोटीन वगैरह काम कर पाएगा, मतलब एमआरएनए आगे जाके उसका काम कर पाता है, ठीक है। एकदम शॉर्ट में, एकदम टू द पॉइंट अभी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो लैक ऑपरेरन का जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ एंजाइम्स है जो कि जीन मेंटेन करता है, उसको देखना है। तो सबसे पहले ये हमारा एक तरह का सिस्टम है जिसमें PIPO, तो P स्टैंड फॉर प्रमोटर जीन, I स्टैंड फॉर इंड्यूसर, P फॉर प्रमोटर और O फॉर ऑपरेटर, ठीक है। एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ इंड्यूसर नहीं, वही हम देख रहे थे। आई जो है वो एक तरह का क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये एक तरह का इंड्यूसर नहीं बोल सकते हैं। आई जीन जो रिप्रेजेंट करता है एक तरह का सब्सटेंस बनाता है जो इसको मतलब रिप्लेस आई मीन इंड्यूस्ड करेगा तभी वो काम कर पाएगा, ठीक है, वो हम बताते हैं। और दूसरा है ZYA, तो इसमें ध्यान देना, तो इसको हम बता रहे हैं तुमको, इसको आराम से समझने का कोशिश करना कि ये लैक ऑपरेरन क्या है, सिस्टम है जिसमें सबसे पहले ये प्रमोटर जो है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है, प्रमोटर जीन है तो आरएनए
पॉलीमरेज एंजाइम है और इस प्रमोटर में भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो यहाँ होता क्या समझना, ये जो एमआरएनए है जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक वो अपना फंक्शनिंग या एक्सप्रेशन कर नहीं पाएगा, और यहाँ आने के लिए इसको लैक्टोज का जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि लैक्टोज जो होता है, क्योंकि ये जो आई जीन है ये इसको रोक के रखता है। क्या रखता है? ये दोनों मिल जाता है तो यहाँ क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो ये जो एमआरएनए है, यहाँ पे एमआरएनए है, ये जो रिप्रेसर एमआरएनए है ये जा नहीं पाता है। इसको क्या करना है? खोलना है। इसको क्या करना है? ओपन रखना है। तो ओपन कैसे रखेंगे? तो इसके साथ, क्योंकि यहाँ जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसर ही बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूसर। चलिए यहाँ पे जो है आई स्टैंड फॉर इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना होता क्या कि मान लिया जाए ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। और लैक्टोज जो है वो आ जाता है अंदर, परमिएबल, आई मीन ये डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ गया लैक्टोज, ठीक है। और लैक्टोज आता है, जब ये आएगा, ठीक है, ये आएगा तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि ये इनहिबिटरी प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर लैक्टोज यहाँ पे नहीं है, सपोज दैट अभी लैक्टोज नहीं है, तो क्या होगा? ये ऑपरेटर जीन से कनेक्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा फिगर हम बना रहे हैं, ध्यान देना। इसको हम लोग क्या बोले? इनहिबिटरी, क्या बोले? इनहिबिटरी प्रोटीन बोले। ये हमारा प्रमोटर जीन है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ये है, यहाँ पे, यहाँ एमआरएनए है। तो ये जब तक ऑपरेटर से पास करके इधर साइड में नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन है, जब तक इसको लैक्टोज नहीं मिला है, क्या? लैक्टोज नहीं मिला है, तो ये क्या करेगा? इनहिबिटरी प्रोटीन तो है, ये डायरेक्टली ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा, मतलब ये क्लोज हो गया। सपोज अब कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये पास नहीं करेगा और फंक्शनिंग नहीं होगा। तो यहाँ के लिए, यहाँ के ऑपरेशन के लिए, यहाँ के मैकेनिज्म के लिए, जैसे इनहिबिटरी प्रोटीन है यहाँ पे और लैक्टोज इसको मिलता है, ये इसके साथ बाइंड करता है, क्योंकि ऑपरेटर जीन के साथ ऑपरेटर जीन भी उसको बाइंड कर सकता है, लेकिन लैक्टोज उसका ज्यादा मतलब बाइंडिंग करने का कैपेसिटी रखता है, तो ये इसके साथ बाइंड कर लिया। अब यहाँ पे एमआरएनए आ गया, अब एमआरएनए यहाँ से मूव करेगा, स्लाइडिंग हो गया, यहाँ पे एमआरएनए आ गया। अब एमआरएनए के बाद यहाँ पे जो है 3 एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसके बाद परमिएज, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो आखिर ये इधर आ गया और इससे बाइंड कर गया, तो आखिर इस एंजाइम का क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद यहाँ एमआरएनए जैसे है, ट्रांसलेशन के बाद ये एंजाइम बन गया। अब एंजाइम का क्या काम है? ये जो लैक्टोज है यहाँ पे, ये लैक्टोज यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है। तो लैक्टोज पे जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज चला जाएगा, इनहिबिटरी प्रोटीन है यहाँ इसके साथ बाइंड है। अब इस लैक्टोज पे अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर यहाँ आ गया तो फिर क्या होगा? ये कन्वर्ट करेगा किसमें? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करना है भाई? तो परमिएज इसको परमिट करेगा मूवमेंट या फिर बाहर जाने का, और ये बाहर जाके ट्रांसएसिटाइलेज क्या करेगा? इसको जैसे वहां पे गया, बाहर गया या फिर यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, तो ट्रांसएसिटाइलेज इसको यूटिलाइज करेगा। क्या करेगा? यूटिलाइज। मतलब देखो, अगर लैक्टोज नहीं देते हैं तो ये इसके साथ बाइंड कर ले रहा है, जो कि मेरा मैकेनिज्म को रोक दे रहा है प्रोकैरियोटिक में। लेकिन इनहिबिटरी प्रोटीन के साथ ये अगर मैच, आई मीन ये बाइंड कर जा रहा है, ये एमआरएनए जाकर अपना प्रोटीन बना लिया, काम खत्म। लेकिन इसका जो एंजाइम है, ये एंजाइम यहाँ पे जब बन रहा है तो ये लैक्टोज इसको क्या कर रहा है? यूटिलाइज करके परमिट, आई मीन परमिएबल, इसको अलाउ करके फिर उसका यूटिलाइज में, मतलब कन्वर्ट भी कर रहा है, उसको आगे भी बढ़ा रहा है और उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहा है। यही है तुम्हारा लैक ऑपरेंट। समझ में आया? समझ में आया? तो लैक ऑपरेंट को हम लोग इंड्यूसिबल वो भी बोलते हैं, इंड्यूसिबल सिस्टम। और अगर ट्रिप्टोफान पढ़ेंगे तो वो रिप्रेसर हो जाता है। ये इंड्यूस जिसको करना पड़ता है, सिंपल सा चीज है, इंड्यूस करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर।
नहीं ना, तो ठीक है, हम एक बार फिर से तुमको बता रहे हैं ये कि लैक ऑफ एरोन को एक बार रीड करना, इसमें तो कुछ हम लिखाए नहीं है, समझाए हैं। हम नेक्स्ट क्लास एक बार और अगर तुम लोग को दिक्कत है तो एक बार और हम इसको डिफाइन समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल इतना है, अभी हम जो मेन चीज था यही हम बताएं, ठीक है। ये है, समझ में आ गया, ठीक है। तो लैक ऑफ एरोन आई थिंक जेनेटिक कोड तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर लैक ऑफ एरोन में एक बार रीड करना, क्योंकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली मेन पॉइंट से हम बात स्टार्ट किए हैं, तो डायरेक्टली हम इसलिए मैकेनिज्म बता दिए, ठीक है। और यही होता ही है, मेन मैकेनिज्म हम डिस्कस किए हैं। तो हम मेरा मतलब है कि तुम लोग पढ़ के आना, अगर नहीं समझ में आया, नहीं कुछ तुम्हारे दिमाग में आया, ठीक है। लैक ऑफ एरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है मैकेनिज्म, एकेडमिक में तो पूछता है और तुम्हारा मेडिकल में भी इस सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर बेसिस में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसी को हम ये नहीं बोलेंगे इससे नहीं आता, हर एक से आता, आना रहता, सबसे आता, और सबसे आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हर एक इसका आएगा तो सब आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है अगर जेनेटिक्स समझ में आता है तो अच्छे से अभी टाइम दे दो, लेकिन जब एग्जामिनेशन आएगा तो इसमें रिवीजन करोगे, अगर समझ में आ रहा है तो रिवीजन कर लेना, और अगर तुमको ज्यादा दिमाग खराब हो तो जेनेटिक्स छोड़ देना चाहिए, ज्यादा 2-3 क्वेश्चन आएगा कोई बात नहीं, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही चीज है, तो नेक्स्ट क्लास इसके बारे में हम मतलब कि अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो ट्रिप्टोफान वाला मैकेनिज्म वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन कभी कभार पूछ चुका है उससे, और वो थोड़ा सा 2-3 लाइन देके छोड़ दिया है, तो वो है भी नहीं, एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ में नहीं दिया है, नहीं पूछेगा, बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करता है दोनों को, तो हम इसलिए पढ़ाना चाह रहे थे, तो हम वो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। और अगर तुम लोग को दिक्कत है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे फिर, ठीक है। लेकिन पढ़ के आना, वैसा नहीं कि सर स्टार्ट करेंगे तो फिर नहीं पढ़ना, नहीं, पढ़ के आना, ठीक है। पढ़ के आओगी, समझ में आ गया, सबको पढ़ के आओगे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर हमको एक चीज लगेगा नहीं, टाइम वेस्टिंग हम लोग इस पे नहीं करेंगे। मान लो नहीं समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर और कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर लो, कुछ पूछना है? यस ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है, नोट करना है तो कर सकते हो, ठीक है, कर लो।